वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष 2020-21 से रिलेटेड ये वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र यानी जियोग्राफी सेकेंड पेपर के बारे में। और दोस्तों, जियोग्राफी का जो सेकेंड पेपर है उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, पेपर का क्या नाम है? पेपर का नाम है पर्यावरणीय अध्ययन, या फिर आप बोल सकते हो इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इस तरीके से पेपर है। अब उसमें से जो हम एक सीरीज चला रहे थे, इसके 3 वीडियो मतलब इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या 1, 2, 3 के नाम से अपलोड है इसी चैनल पे। और ये उसका चौथा वीडियो है, या फिर एक मतलब लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर 4 है ये। तो इस श्रृंखला का चौथा वीडियो दोस्तों ये है, जिसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे भारत में जैव विविधता संरक्षण के प्रयास कौन कौन से किए गए। मतलब इंडिया में जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, उसके संरक्षण के लिए मतलब उसको बचाने हेतु कौन कौन से प्रयास भारत सरकार के द्वारा या भारतीय व्यक्तियों के द्वारा किए गए हैं। आइए थोड़ा जानते हैं इस विषय में दोस्तों। ये एक बढ़िया प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित प्रश्न जो होता है, अगर उस पेपर का ही नाम है पर्यावरणीय अध्ययन, तो पर्यावरण के अध्ययन के हिसाब से अगर बायोडाइवर्सिटी देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इससे प्रश्न जो है अनिवार्यतः पूछा ही जाता है एग्जाम में। बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा मतलब बीए थर्ड ईयर की परीक्षा की बात कर रहा हूँ, सेकेंड पेपर की आने वाली आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है। उत्तर में आप देख सकते हो इसका कि भारत में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की एक प्राचीन समृद्ध परंपरा रही है। दोस्तों, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जब कोई देश सोच भी नहीं रहे थे पर्यावरण को संरक्षण हेतु, पर्यावरण को बचाने के लिए, तब इंडिया जो था प्राचीनता की ओर से देखा जाए तो विश्व गुरु कहलाता आया है। तब से ये जो है पर्यावरण संरक्षण करता आ रहा है, जैव विविधता का संरक्षण करता हुआ आ रहा है। तो भारत में जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण की एक प्राचीन जो है समृद्ध परंपरा रही है। किंतु आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में बाकायदा उपबंध किए गए हैं दोस्तों, इसके लिए आर्टिकल दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का के मतलब 48 का में 48 अनुच्छेद है, उसका एक का उप क्लास है, मतलब उप बोल सकते हो उप अनुच्छेद है। तो जैसे कि जब संशोधन किसी चीज़ में होता है तो उसमें जो उसको डायरेक्ट काट करके या फिर उसमें से उसका उपवर्ग बना करके लिख दिया जाता है, जैसे कि 48 का 48 का 48 का इस तरीके से। ठीक, तो संविधान के अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत लिखा गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत, और 48 का दोस्तों ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद दोस्तों 35 से लेकर के लगभग 51 तक जो है आपका क्या है, नैतिक कर्तव्य है, मतलब मूल कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य बोल रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। और नीति निर्देशक तत्व दोस्तों संविधान के वे आर्टिकल हैं जो राज्य चाहे अगर उस राज्य में करने के लिए तो कर सकता है, लेकिन जनता वो बाध्य नहीं कर सकती राज्य सरकार को कि नहीं आप ये चीज़ करिए ही। ठीक, तो इस तरीके से इसको आप ले सकते हैं। 48 का में राज्य के लिए निर्देश देते हुए कहा गया है कि राज्य के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन, संरक्षण मीन्स होता है दोस्तों पर्यावरण के को बचाना, और संवर्धन मीन्स होता है दोस्तों उसका विकास करना, सतत सतत विकास बोल सकते हो। मतलब कि भावी पीढ़ी के लिए भी वो चीज़ें बचे और उसका उपयोग भी हो, उसको बढ़ावा भी मिले, जिससे क्या हो कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा क्या होता है, सतत विकास एक चीज़ होता है। तो सतत सतत विकास में दोस्तों ये चीज़ें होती हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या हो कि पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो, और आप विकास कर सकते हैं लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। सतत विकास पर एक वीडियो में लाऊंगा, उसके अंदर ज़्यादा क्लियरिटी से आपको समझने को मिलेगा कि सतत विकास क्या होता है। वैसे फिलहाल यहाँ पे जानिए कि सतत विकास क्या होता है। सतत विकास वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत किसी राज्य या फिर कोई देश क्या करता है, अपना डेवलपमेंट करता है, और डेवलपमेंट के करने के पश्चात में पर्यावरण को भी ध्यान में रखता है। पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने को उस नियंत्रित करता है, कम करता है, और साथ ही अपना विकास करता है, क्रमित विकास करता है, नियमित विकास करता है, मतलब एक दूरगामी विकास करता है। ठीक,
इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो पर्यावरण का संरक्षण भी होता है, उसका संवर्धन भी होता है, विकास भी होता है, और वन व वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये बताएगा किसमें, अनुच्छेद 48 में, कि राज्य जो होगा वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा, पर्यावरण का संवर्धन करेगा और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 51 का के 6 में क्या कहा गया है, प्राकृतिक पर्यावरण। और 51 का दोस्तों क्या है, 51 का आपका ये मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अकॉर्डिंग उसके दिए गए हैं आपको मूल अधिकार, जो कि अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ठीक। तो उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है जो है, उसके बाद में समानता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक। इस तरीके से पढ़ाई के संबंधित अधिकार है, इस तरीके से बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो वो अधिकार दिए गए 6 प्रकार के अधिकार हैं, पहले जो है 7 प्रकार के हुआ करते थे। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा से क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ पे ये बात ज़रूर आपको कोट करनी है वहाँ पे अपने कॉपी में, कि इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 51 का के 6 में, जो कि मौलिक कर्तव्य है, में प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, को संरक्षण करना भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य बताया गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं पे राज्य का भी कर्तव्य है पर्यावरण को संरक्षण करना, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना एवं सतत विकास करना, परंतु उसके साथ ही साथ नागरिकों को भी ये कर्तव्य भारतीय संविधान के अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 51 का के 6 उपवर्ग के अंतर्गत, कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, उनको संरक्षण करना भारत के प्रत्येक नागरिक का धर्म होगा, कर्तव्य होगा, जो भी आप बोल सकते हैं। जैव विविधता पर हुए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों का सदस्य राष्ट्र होने के नाते भारत की केंद्र सरकार द्वारा सन 2002 में जैव विविधता अधिनियम पारित करवाया गया। यहाँ इसके मुख्य लक्ष्यों के बारे में जान लेना उचित होगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के मुख्य जो है लक्षण या फिर मुख्य जो उसके जो है लक्ष्य है वो कौन कौन से, आइए जान लेते हैं दोस्तों। और ये बात जरूर कोट करनी है उसमें अपनी कॉपी में, कि जो है जैव विविधता अधिनियम 2002, इस प्रकार से आप कॉपी में लिखते हैं तो क्या होता है, एग्जामिनर को ये पता हो जाता है, चक्कर रहा होगा कि हाँ बच्चे के अंदर थोड़ा टैलेंट है, उसने जो है थोड़ा ज़्यादा वर्क किया है इस सब मामले में। तो 2-3 बातें इस तरीके से आपको कोट करनी होती है हर एक जो है परीक्षा हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो लक्ष्य क्या है दोस्तों, लक्ष्य भी देख लेते हैं हम इसका। स्थानीय समुदाय के जैव विविधता से संबंधित ज्ञान का सम्मान करना और उसे संरक्षण देना। तो स्थानीय समुदाय के जैव विविधता से संबंधित ज्ञान, उनका सम्मान करें। जो स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं वो जैव विविधता को किस प्रकार से जो है कंट्रोल कर रहे हैं, उनका ज्ञान करना और उसे उनको संरक्षण करना, ठीक। अगला है दोस्तों, जैव विविधता का संरक्षण तथा उसका पोषणीय उपयोग करना। उसका केवल पोषण के लिए उपयोग करना, जिससे मानव जीवन को अति आवश्यकता हो उसी का उपयोग करिए, पर्यावरण के वस्तुओं का, बाकी को संरक्षण करिए, ठीक। तीसरा, ऐसा नहीं कि आप उपयोग ही ना करिए, उपयोग करें लेकिन भावी पीढ़ी को देख करके। जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन की बृहद योजना में समितियों के गठन के माध्यम से राज्य सरकारों के संस्थानों को शामिल करना, ये भी उद्देश्य है, इसका लक्ष्य है। महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले क्षेत्रों को जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित करके उन्हें संरक्षण एवं विकास हेतु उपाय करना। दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि बहुत सारे वन वगैरह हैं जिनको जैव विविधता क्षेत्र या धरोहर स्थल नहीं शामिल किया गया है, लेकिन जब कोई स्थान या फिर उसको जैव विविधता धरोहर या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर या फिर यूनेस्को के द्वारा कोई भी चीज़ अगर उसको धरोहर में शामिल कर लिया जाता है तो हाँ उसका संरक्षण संवर्धन अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि वो सरकार के टच में आ जाता है एक प्रकार से। तो उसका संवर्धन, उसका विकास वो जो हो एक क्रमिक रूप से चलता रहता है, जो कि सरकार के अंतर्गत होता है। अगला दोस्तों 5वां लक्ष्य क्या रखा गया, 5वां लक्ष्य था संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं पुनर्वास का प्रावधान करना। अब दोस्तों संकटग्रस्त प्रजाति कुछ होती हैं, मतलब जिन पे संकट मंडरा रहा होता है, उनका संरक्षण भी करना है और उनके पुनर्वास का प्रावधान भी करना है। मान लिया कहीं पे कोई चीज़ आप कर रहे हैं, मान लिया कहीं पे बांध बनवा रहे हैं,
तो बांध बनवा रहे हैं, तो वहाँ पे जो होता है, वहाँ बांध बनवाने से पानी जो होगा जगह जगह पे भर जाएगा। इससे क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, उसके बाद में ज़मीन पर लोड लगेगा। ठीक, इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करेंगी। साथ ही साथ पुनर्वास की समस्या भी उत्पन्न होगी। जो व्यक्ति वहाँ पे रह रहे होंगे वो जलमग्न हो जाएंगे, तो इसलिए पुनर्वास की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे भी पुनर्वास का भी प्रावधान करना लक्ष्य रखा गया है। छठवां है, स्थानीय लोगों को जैविक संसाधनों के संरक्षकों तथा जैविक संसाधनों के प्रयोग से संबंधित सूचना एवं ज्ञान धारकों के साथ लाभ की भागीदारी सुनिश्चित करना है दोस्तों। और विश्व व्यापार संगठन के अधीन व्यापार संबंधित बौद्धिक अधिकार संपदा अभिसमयों के अनुरूप पेटेंट संबंधी नियमों के निर्धारण एवं जैव संरक्षण के लिए एक प्रणाली के विकास हेतु जैव विविधता अधिनियम में की गई है। इसके तहत चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। 1998 ईस्वी में जैव विविधता संरक्षण हेतु प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु जैव विविधता संरक्षण प्राथमिकीकरण परियोजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य प्रजातियों, स्थानों एवं रणनीतियों की पहचान करना है। सरकार द्वारा देश के पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित व संरक्षित करने के उद्देश्य से ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है परंपरागत ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से डिजिटल डाटाबेस में सुरक्षित करना है। भारत सरकार ने अगस्त 2001 को पौध विविधता संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम पारित किया। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बीजों के विपणन में एकाधिकार कायम करने की प्रवृत्ति को देखते हुए देश में टर्मिनेटर बीजों के आगमन को रोकना है। ठीक दोस्तों, तो इतना उत्तर आप जो है लिख सकते हो कि अगर पूछा जाता है आपसे कि अगर पूछ लिया गया कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए अनुच्छेद में, या फिर भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में बात कही गई है कि पर्यावरण का संरक्षण हो, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा भी जा सकता है। अगर आपसे लघु उत्तरीय फॉर्म में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा भारत में जैव विविधता संरक्षण के प्रयास क्या क्या किए गए हैं। ठीक, या इस प्रकार से पूछ सकते हैं विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए। ठीक, अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाएगा तो उसका जो है विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। फिलहाल अगर लघु उत्तरीय पूछा जाता तो आप 2 पेज में अच्छे तरीके से लिख सकते हो, या फिर और जो है वैसे 200-250 शब्दों में पूछा ही जाएगा। तो 200-250 शब्द में आपको इनमें से क्या क्या पसंद आता है वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे मैं कहूँगा कि ये अनुच्छेद वाला ये पूरा का पूरा ये जो पेज है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा लिखना आपको अति आवश्यक है। अगर इतना ही लिख देते हैं तो इतने से ही एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे के अंदर ज्ञान है, नॉलेज है। ठीक, तो बस इस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। साथ ही ये नियम जो यहाँ पे दिए गए हैं इनको भी थोड़ा बहुत आप देख लेना है अच्छे तरीके से। बाकी जो बाद वाला है उससे उतना ध्यान दें या ना दें उससे कोई मैटर नहीं करता, बट इतना आपको पता होना चाहिए कि जो ये किया गया था, जैव विविधता अधिनियम पारित हुआ था 2002 का, उसके अंतर्गत क्या क्या लक्ष्य रखे गए थे। बस अगर आपको 5 लक्ष्य या फिर 6 लक्ष्य नहीं याद हैं तो 2-3 लक्ष्य से ही आप काम चला सकते हो। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हो। आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। आप कम बातें कह करके ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक, बशर्ते उन बातों को आपको अच्छी तरीके से उसमें समझाना होगा। ऐसा ना लगे कि किताबी लैंग्वेज है जहाँ पे आपको लिखना हो। जैसे संवर्धन लिखा है तो संवर्धन के बगल में अगर हो सकता है वैसे हो कह सकता है संवर्धन आप लिख ही नहीं पाएंगे उतना, लेकिन अगर आप संवर्धन लिखते हैं तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में संवर्धन के बगल में अगर उसकी मीनिंग पता हो तो वो भी लिख दीजिए, हिंदी मीनिंग। ठीक, चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।